हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। सीएमए फाउंडेशन का कॉस्टिंग का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए जहां मैंने कॉस्टिंग की बेसिक थ्योरी आपके साथ डिस्कस की। कुछ वर्ड्स लाइक कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया। होप आप वीडियोस के साथ साथ बुक्स भी रीड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था मगअप नहीं करना है, जस्ट अ गुड रीडिंग एंड सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पेपर में ज्ञान लिखने नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा। तो मेरी प्रिपरेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए, मेरे को प्रिपरेशन में मगअप करने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके पूरे कॉस्ट के जितना भी सिलेबस का हम लोग पढ़ाई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या डिस्कस करेंगे? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको मेरे इंस्टीट्यूट बुक दिख रही होगी, पेज नंबर 257, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने जब फर्स्ट वीडियो में वर्ड कॉस्ट आपको समझाया था, मैंने सिर्फ बेसिक यही बात की थी, किसी भी गुड्स को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को रेंडर करने के लिए जो खर्चे लगते हैं उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, या किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस या रेंडर करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें एक्सचेंज करने पड़ते हैं इन एक्सचेंज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस, उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं ऑफ दैट गुड और सर्विस। उस दिन मैंने आपको थ्योरेटिकली कॉस्ट वर्ड बोला था, मैंने उस दिन ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस नहीं किया था और मैंने बोला था मैं इस वर्ड पे वापस आऊंगा। अब क्योंकि मेरे को आपके साथ कॉस्ट कंप्यूटेशन करना है व्हेन वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है सर? एक स्टेटमेंट जहां पर हम लोग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ अ सर्विस, कॉस्ट ऑफ अ जॉब, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या टाइप के खर्चे लग सकते हैं। जब तक आपको वो पता नहीं रहेगा तब तक कंप्यूटेशन करना पॉसिबल नहीं है। आज एक्चुअली हम लोग सीखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस रेंडर करने के लिए कितने टाइप के खर्चे हमें इनकर करने पड़ सकते हैं। आपको ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के हेडिंग के नीचे एक टेबल दिख रहा होगा। इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा स्मार्ट आर्ट बना रखा है जिससे उसने समझाया है कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए। डिस्कस करना स्टार्ट करें। चलिए, मैं सबसे पहले इस डायग्राम पर फोकस कर रहा हूं और इसी से हम लोगों को सारा बात समझना है। आपको लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझते जाओ। कॉस्ट शीट वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आप देख रहे हो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में मेरे साथ साथ पढ़ना है आपको। मटेरियल यानी सामान, लेबर, लेबर मतलब जो इंसान अपना काम कर रहा है, जो इंसान अपनी मेहनत करके उस गुड्स को बना रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल लेबर के सिर्फ मटेरियल और लेबर से नहीं होता, एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अदर खर्चे भी लगते हैं। तो अगर आप कॉस्ट को ब्रॉडली क्लासिफाई करो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए 3 टाइप के कॉस्ट है। एक हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया एक्सपेंसेस। मैं अदर एक्सपेंसेस नहीं बोल के अभी वर्ड एक्सपेंसेस यूज करना चाहता हूं। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये मेरे 3 बेसिक एलिमेंट है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मेरे को लगेगा। मैं एकदम आपके साथ एकदम बेसिक डिस्कशन करता हूं। मैं चाहता हूं आप अच्छी तरीके से समझे कि किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मान लो मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं। क्या हूं? पेन मैन्युफैक्चरर। मेरी एक फैक्ट्री प्रेमाइस है जहां पे मशीन्स लगाई हुई है और हम वहां से पेन मैन्युफैक्चर करते हैं। अब पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए, पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे को सबसे पहले कुछ मटेरियल या सामान चाहिए, जो सामान मैं उस पेन को बनाने के लिए यूज करूंगा या उस बनाने के प्रोसेस में यूज करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक अगर बेसिक पेन को तुम विजुअलाइज करो तो पेन को बनाने के लिए सबसे हम लोगों को पहले उसकी बॉडी बनानी पड़ती है। बॉडी, ये जो बॉडी हो गया पेन का, ये प्लास्टिक से बनता है, तो ये प्लास्टिक मेरे को चाहिएगा ताकि मैं बॉडी बना सकूं। फिर उसके बाद पेन के ऊपर ग्रिप हो गए, कैप्स हो गए, कैप्स अलग अलग टाइप के, नीचे बंद करने वाला कैप, ऊपर बंद करने वाला कैप, और फाइनल जो मेन कैप है वो। मेरे को अंदर एक
रिफिल चाहिएगी जिसके अंदर मेरे को इंक और निब भी चाहिएगी। ये जो पेन बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सामान हम लोग यूज करेंगे, जो पेन बनेगा जिससे, इसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। बट सिर्फ यही मटेरियल यूज होगा? आंसर इज नो, बहुत कुछ यूज करना पड़ेगा। और आप मशीन वगैरह चलाओगे तो आपको मशीन ऑयल यूज करना पड़ेगा, स्पेयर पार्ट्स यूज करने पड़ेंगे, टूल्स यूज करने पड़ेंगे, और भी जो आप अपना फैक्ट्री है, फैक्ट्री को सफाई वगैरह करना है रेगुलर बेसिस पे, तो क्लीनिंग मटेरियल्स, मशीन के लिए क्लीनिंग मटेरियल्स वगैरह, बहुत सारा सामान एक प्रोडक्शन प्रोसेस करते समय हम लोगों को लगता है। मटेरियल लगेगा ये सारा, फिर मटेरियल मेरे पास आ जाएगा तो क्या अपने आप बन जाएगा? आंसर इज नो सर, आपको किसी आदमी को खड़ा करना पड़ेगा। आपका चाहे मैकेनिक मशीन ओरिएंटेड प्रोसेस हो, चाहे मैनुअल प्रोसेस हो, इंसान लगेगा, क्योंकि जब तक इंसान उस मशीन में इनपुट नहीं देगा तब तक वो आउटपुट नहीं निकलेगा। तो मेरे को वर्कर्स चाहिए, लेबर चाहिए, जो मेरे लिए ये पेन मैन्युफैक्चर करके देंगे। ये हो गया मेरा लेबर पार्ट। और लेबर पार्ट सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, फैक्ट्री में बहुत सारा काम होता है। मेरे फैक्ट्री में एक कैंटीन है, वहां पे मैंने एक महाराज को बैठा रखा है जो खाना बना के लेबर्स को खिलाता है। फिर मेरे फैक्ट्री में एक दरवान है जो फैक्ट्री की देखभाल करता है। एक सुपरवाइजर है जो प्रोडक्शन तो नहीं करता बट उस फैक्ट्री को संभालता है, सारे लोगों को सुपरवाइज करता है। तो ये सारे लोग मेरे को लगेंगे ताकि मैं एक अपना फैक्ट्री चला सकूं जहां पेन मैन्युफैक्चर होगा। फिर इसके साथ साथ अब बनाने के लिए मेरे को मशीन चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जगह ले रखा हूं उसका भाड़ा देना पड़ेगा, स्टोरेज के लिए अगर कोई गोडाउन ले रखी हूं उसका भाड़ा देना पड़ेगा, जो मशीन चलेगी उसका डेप्रिसिएशन होगा। देयर आर n number of expenses to be done so that I can complete the process of manufacturing and pen, and then इस पेन को सेल करके मैं प्रॉफिट कमा सकूं अपने बिजनेस में। तो आपने ब्रॉड हेडिंग जो देखी, 3 ब्रॉड हेडिंग, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल में मैंने आपको समझाया पेन को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए, प्लस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो जो हमें सामान चाहिए, जैसे मशीनों वगैरह को चलाने के लिए। दूसरा, लेबर में मैंने आपको समझाया पेन को प्रोड्यूस करने के लिए जो आदमी लगेंगे। और नंबर 2, फैक्ट्री को चलाने के लिए जो दूसरे आदमी लगेंगे वो सारे भी लेबर है। एक्सपेंसेस में समझाया फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया मेरी मशीनों का। फिर जो गुड सर्विसेज आ रहे हैं हमारे पास, जो रॉ मटेरियल आ रहा है पेन बनाने के लिए, उसके लिए मेरे को कैरेज वगैरह भी देना पड़ेगा। देयर आर वेरियस एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड व्हेन आई वांट टू डू अ बिजनेस एंड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब आप देखो हर टाइप ऑफ कॉस्ट को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द distinction between a direct expense and a indirect expense, direct material, indirect material, direct labor, indirect labor। जब तक आप ये चीजें समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको कॉस्टिंग करने में वो मजा नहीं आएगा जो आपको एक्चुअल कॉस्टिंग में आना चाहिए। मैंने बोला सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। अकाउंट्स वगैरह तो मतलब कामकाज हो जाने के बाद सिर्फ उसको लिखना है, हिसाब लोग बना के लोगों को देना है, बट कॉस्टिंग करना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इसके बिना ना सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा, ना माल बनेगा, ना माल बिकेगा। तो बिजनेस का सबसे बेसिक, बिजनेसमैन जब भी इंसान आप बिजनेस करोगे आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है ये तो समझाओ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम बेसिक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ दैट कॉस्ट विद द प्रोडक्ट। ट्रेसेबिलिटी मतलब अगर कोई खर्चा ऐसा है जो उस प्रोडक्ट को देखकर या उस प्रोडक्ट को आप समझकर आइडेंटिफाई कर सको और आप वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को रेंडर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे खर्चे डायरेक्ट कॉस्ट माने जाते हैं। और वो खर्चे जो प्रोडक्शन में लगे हैं बट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को देखकर आप समझ ना सको, बता ना सको, जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट या मैं बोलूं प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेसिक एग्जांपल, अगर मटेरियल लेके चलूं, पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक चाहिए, कैप चाहिए, रिफिल चाहिए, निब चाहिए, ये सारे पेन बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल है। और आप एक पेन को देखकर हमेशा इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आप ट्रेस कर सकेंगे कि यार ये खर्चा तो पेन बनाने में लगा ही होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं शर्ट बनाने का, शर्ट का, अगर मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चर करूंगा तो उसमें कपड़ा लगेगा, सबको पता है, कॉलर लगेगा,
बटन्स लगेंगे, थ्रेड लगेगा, ये सारी चीजें जो आप एक शर्ट में देख पा रहे हो, जो कोई भी लेमैन उस शर्ट को देखकर बता सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज में क्या क्या खर्चा लगा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और मटेरियल के केस में उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, अभी मैंने पूरा समझाया नहीं है, तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से दे रहा हूं, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग से भी समझाऊंगा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ? वो मटेरियल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा हूं बट जो डायरेक्ट प्रोडक्ट में आप ट्रेस नहीं कर पाओगे, या जिसका रिलेशन डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे एग्जांपल, फैक्ट्री में यूज होने वाले लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, मशीन के लिए स्पेयर्स, लूज टूल्स, क्लीनिंग मटेरियल जो हम लोग फैक्ट्री में लग रहे हैं फैक्ट्री को साफ वगैरह करने के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो हमने मटेरियल्स रख रखे हैं, ये सारी चीजें प्रोडक्शन करने के लिए अनिवार्य है, फैक्ट्री चलाने के लिए जरूरी है, बट प्रोडक्ट को देखकर कभी भी ये खर्चे आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। इन खर्चों को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। तो देखो, मटेरियल भी जो सामान यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको दो पार्ट में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये बांटना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप प्रोडक्शन करोगे सबसे पहले आपको डायरेक्ट खर्चों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। साथ साथ प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए इनडायरेक्ट खर्चे भी आपको लगेंगे। हम जब बात करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट विल ऑलवेज बी एन इंपॉर्टेंट कॉस्ट फॉर अस, एंड हम लोग जब भी ये बात करेंगे कि यार किन खर्चों पर कंट्रोल रखना या किन खर्चों पर वॉच रखना जरूरी है, पहला जो खर्चा है जिस पर वॉच रखना है वो है डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये खर्चे ऐसे हैं जिनको प्रोडक्शन के लिए बहुत 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 जरूरी है और इनका वेस्टेज हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को हिट कर सकता है। तो सबसे पहले मटेरियल में मैंने दो पार्ट आपको बोला, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी समझो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। जो आदमी इस पेन को बनाया होगा, जिस आदमी को हमने मजूरी दी है पेन बनाने के लिए, जो पेन के प्रोडक्शन से डायरेक्टली काम कर रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। और साथ ही साथ फैक्ट्री चलाने के लिए जो दूसरे लोग चाहिए जो प्रोडक्ट पे डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, वो हो गए इनडायरेक्ट लेबर। जैसे फैक्ट्री में खड़ा हुआ दरवान, ये फैक्ट्री चलाने के लिए मेरे को दरवान रखना जरूरी है। फैक्ट्री में हमारे पास एक कैंटीन है जो हमारे लोगों को खाना खिलाता है। कैंटीन जरूरी है फैक्ट्री में ताकि मेरे लोग खाना खा सके, बट ये फैक्ट्री का कैंटीन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को बनाने से लेकर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इनका खर्चा कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद दी मैन्युफैक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा है। एक होता है जो मेन काम कर रहा है, सुपरवाइजर सब कुछ देख रहा है, वो मैनेजर है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में दिन रात लगा हुआ है और लेबर्स को भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक वो। और एक दूसरा सुपरवाइजर जो सिर्फ ऊपर से देखता है काम सही चल रहा है कि नहीं, टाइम से प्रोडक्ट आया कि नहीं, प्रोडक्शन हुआ कि नहीं वगैरह। उसका जो खर्चा है वो इनडायरेक्ट लेबर हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बनाने से डायरेक्टली इन्वॉल्व या रिलेटेड नहीं है। वैसे ही एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स को लाने के लिए रॉ मटेरियल, जो मटेरियल है मेरा डायरेक्ट मटेरियल, उनको लाने वगैरह के लिए जो खर्चा है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसा खर्चा जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। बट उसको छोड़ के जो खर्चे प्रोडक्शन में लग रहे हैं बट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड या ट्रेस नहीं की जा सकते, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लूं, गुड्स को लाने का कैरेज कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड जिसको बोलते हो, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर मान लो मैं प्रोडक्शन के लिए किसी दूसरी कंपनी को रॉयल्टी दे रहा हूं, किसी का नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ या इंटेंजिबल एसेट मैंने ले रखा है जिसके ऊपर मेरे को प्रोडक्शन पे रॉयल्टी देना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। मान लो मैं एक घर बना रहा हूं, फ्लैट बना रहा हूं, उसके लिए आर्किटेक्चर से मैंने ड्राइंग करवाई है, ये ड्राइंग करवाना उस फ्लैट को बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज इसके बिना काम नहीं होगा। तो ये जो सारी खर्चे लग रहे हैं ना, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इनको छोड़ के फैक्ट्री को चलाने के लिए जो दूसरे खर्चे हैं, गुड्स वगैरह के लिए जो बनाने के लिए दूसरे खर्चे हैं, गुड्स का, बिजनेस का, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जो आगे गुड्स को सेल करने के लिए खर्चा है, वो सारे खर्चे हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीन ब्रॉड हेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या एक्सपेंसेस। एक ओवरहेड नहीं बोलूंगा, एक्सपेंसेस बोलूंगा। मटेरियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और तुमको पता है, अगर मैं सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर दूं, सारे डायरेक्ट खर्चों को, यहां पे इन्होंने किया नहीं है, मैं करना चाहूंगा, अगर मैं सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर दूं तो ये डायरेक्ट खर्चे का टोटल को पता है हम लोग क्या बोलेंगे आगे जाकर कॉस्ट शीट में? हम लोग इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे?
प्राइम कॉस्ट, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा, मैंने आपको अकाउंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये टॉपिक पढ़ाया है। तो अगर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाए तो वो टोटल खर्चे को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। और अगर सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट मिल जाए, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट मिल जाए, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को सबको मिला के हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब जो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है और जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो रहा, जो उसके ऊपरी खर्चे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये सारे खर्चे हो गए ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में भी आप सेग्रीगेशन देख सकते हो ध्यान से। ओवरहेड्स का सेग्रीगेशन देखो, प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड्स, सेलिंग से रिलेटेड ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओवरहेड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्शन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के। ये सारे ओवरहेड्स खर्चे, ये सारे ओवरहेड्स खर्चे गुड्स को बनाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए और गुड्स को सेल करने के लिए जरूरी है। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली ट्रेस नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को डिवाइड करना हो, एकदम ध्यान माथा पे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का 3 ब्रॉड हेड, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हर में 2 पार्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल होता है प्राइम कॉस्ट। सारे इनडायरेक्ट को नाम से हम लोग बुलाते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, गुड्स को सेल करने से रिलेटेड, सेल करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खर्चे हमें बिजनेस में करने पड़ते हैं, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस द गुड, वी कैन सेल द गुड्स एंड अर्न द प्रॉफिट। पहले ये डायग्राम आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। और तुमको पता है, अगर ये किसी को बात बता रहे ना, कॉस्ट शीट में सिर्फ यही आएगा और कॉस्ट शीट कुछ है नहीं। कॉस्ट शीट क्या है? एक गुड्स को बनाने के लिए, पूरा बिजनेस चलाने के लिए, बेचने के लिए कितना खर्चा लगा और तुमने फाइनली कितना में बेच के प्रॉफिट कमाया, ये आपको कॉस्ट शीट में निकाल के देना है। नॉर्मली कॉस्ट शीट कॉस्ट ही निकाल के देता है, बट हमारे इंस्टीट्यूट के सम्स में सेलिंग प्राइस वगैरह अगर देगा तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी भी कंप्यूट करेंगे कि कितना प्रॉफिट होगा हमको इस प्रोडक्ट को बेचने से, या कितना प्रॉफिट हुआ है प्रोडक्ट को बेचने से। तो अगर तुम्हें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्लियर रहेंगे तो कॉस्ट शीट बनाना वेरी 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 इजी। फॉर्मेट समझना है, फॉर्मेट समझ में आते ही काम शुरू करना है। और ये फॉर्मेट में मैं तुमको मतलब बता सकता हूं, जो तुमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा है, मैंने जो तुमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ाया है फाइनल अकाउंट्स में, 60% फॉर्मेट पूरा वही है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एडिशन है जिसपे हमको ध्यान देना है। पहले बताइए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको समझ में आया? तो हमने बात स्टार्ट की कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या खर्चे लग सकते हैं। अब इन खर्चों को 3 ब्रॉड हेड में बांटा गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। ओवरहेड नहीं, सॉरी, एक्सपेंसेस। हर टाइप के एलिमेंट में 2 टाइप के खर्चे, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल होता है प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बताइए, ये बेसिक आइडिया क्लियर है? मैंने जो आपको बेसिक पेन का एग्जांपल दिया, उसकी फैक्ट्री को थोड़ा सा समझो तो बात हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं ताकि आप ये फाइनलाइज कर सको कि आपको ये सारे एलिमेंट्स क्लियर है या नहीं। मेरे बिजनेस को लेता हूं मैं। मेरा बिजनेस एक्चुअली है, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैं ट्यूशंस, कोचिंग प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को। तो मेरा भी तो बिजनेस है, मैं भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और इसके लिए आपसे पैसे लेकर मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूंगा। तो मेरे बिजनेस को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप आइडेंटिफाई करो किस तरीके से, क्या मटेरियल है, क्या लेबर है, क्या एक्सपेंसेस है। अब ये कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक प्रेमाइसेस चाहिए। पढ़ाना तो मेरा पर्सनल काम है, इसके लिए मैं अलग से कोई कॉस्ट इनकर नहीं कर रहा हूं। मेरी नॉलेज का कॉस्ट तो कोई लगा नहीं सकता। अब मैं रेडी हूं पढ़ाने के लिए। अब मेरे को अगर बच्चों को पढ़ाना है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ता है। मैंने एक प्रेमाइसेस रेंट पे ली जहां बैठ के मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। रेंट पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स इंट्रोड्यूस किए, एसेट्स लगाए ताकि उन एसेट्स को यूज करके मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं। जैसे क्लास में प्रोजेक्टर्स हो गए, मेरा कंप्यूटर हो गया, मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा कैमरा हो गया, मेरा आईपैड हो गया, मेरी एयर कंडीशनिंग हो गई, ये पंखा हो गया, लाइट्स हो गए, बेंचेस हो गए, फर्नीचर हो गए। ये सारा हमने इंट्रोड्यूस करके हमारा सेंटर खड़ा किया। अब सेंटर खड़ा करने के बाद हमको
बच्चों को लाना है। अब बच्चों को लाने के लिए बच्चों को बताना पड़ेगा, तो हमने कुछ एडवर्टीजमेंट किया, बच्चों को बताया कि हम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। हमारा ये फेसबुक में हमने स्टार्ट किया, नवीन क्लासेस का पेज बनाया, फिर हमने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट किए, फिर हमने लोगों को पहुंचाया, पैम्फलेट्स दिए, लोगों तक बातें पहुंचाई कि हम पढ़ा रहे हैं। ये सारा काम हमने किया ताकि हम बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे हमें जान सके। फिर बच्चे आए पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने के लिए बच्चे आए तो सबसे पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हमारे यहाँ। अब रजिस्ट्रेशन कराते समय लोग लगेंगे मेरे को, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने इंद्र भैया को बैठा रखा है जो पूरे के पूरे सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बाद बाकी दूसरे स्टाफ भी है जो दूसरे दूसरे काम करते हैं। तो मैंने इंद्र भैया को बैठाया, बच्चा आया, उसको हमने फॉर्म दिया, उसने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करके फीस दी, हमने उसको फॉर्म दिया और बोला आप क्लास करने आएगा। फॉर्म के साथ हमने उसको बुक्स प्रोवाइड की, आईडी कार्ड प्रोवाइड किया। तो ये सारा भी तो खर्चा लग रहा है, इंद्र भैया का भी खर्चा है, फॉर्म जो प्रिंट कराया उसका भी खर्चा है, बुक्स का भी खर्चा है, आईडी कार्ड का भी खर्चा है। फिर क्लासेस स्टार्ट हुई। अब क्लासेस स्टार्ट हुई तो क्लासेस में बच्चे पढ़ने आए, बच्चे बैठे, पानी की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा मैंने प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जगह का टाइम टू टाइम मैं रेंट भरता हूं। तो ये सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करके मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरा पर्सनल लेबर तो अलग है, मैं मेरा लेबर यहाँ काउंट नहीं करता क्योंकि मैं तो ओनर हूं ना, तो मैं यहाँ मेहनत करता हूं ताकि मैं वो लास्ट बाइट ले सकूं, और वो लास्ट बाइट ही तो प्रॉफिट होता है। तो मैं अपना पर्सनल लेबर यहाँ पे अभी काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ओनर हूं, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डिसीजन में ये भी रेलिवेंट है बट अभी कॉस्ट के अंदर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जितने बिजनेस में मेरे को चलाने के लिए खर्चे लग रहे हैं ये सारे मेरे कॉस्ट हैं। अब इसको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेग्रीगेट करना चाहो तो कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो? मटेरियल वाइज अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करो, अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करो, मेरी बुक्स को तुम मटेरियल समझ सकते हो जो मैं सर्विस प्रोवाइड करने से एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है। ट्रेस कर सकते हो कि यार अविनाश भैया पढ़ा रहे हैं तो उनको ये बुक छपा के देना है, ये उनका खर्चा है। इनडायरेक्ट मटेरियल्स की बात करो, फॉर्म्स हो गए, जो पैम्फलेट्स वगैरह मैंने बंटवाए वो सारे हो गए, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह यूज होता है रेगुलर बेसिस पे, इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए हमें इंक वगैरह रखनी पड़ती है मटेरियल, ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। उसके बाद मैं कॉपी, जिस कॉपी में पढ़ाता हूं, ये कॉपी भी मेरे को कॉस्ट है बट इसका अमाउंट इतना मेरी कॉस्ट के लिए, मतलब आप लोग इतने जन मेरे पास पढ़ते हो तो ये जो कॉपी का कॉस्ट है ये मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर सर्विस से आप ट्रेस नहीं कर पाते हो, तो कॉपी का भी कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया मेरा। लेबर वाइज एक तो मैं हूं जो सर्विसेज दे रहा हूं आपको, प्लस मेरे इतने सारे इंप्लॉइज है जो काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। मेरी वाइफ भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, नवनीत सर की वाइफ भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। ये जो सारे लोग काम कर रहे हैं ये लेबर हो गए जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करो, डायरेक्ट लेबर मेरा काम जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विस। इनडायरेक्ट लेबर जो इंद्र भैया वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा आपके लिए रेडी है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सीमा दी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस में नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के हमारा कुछ नहीं है बट अगर लेना चाहो डायरेक्ट एक्सपेंस तो मैं बोल सकता हूं कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के कोर्स में अदर खर्चे कर रहे हैं, ये कुछ खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस, मेनली कुछ नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, हमारे जो इक्विपमेंट्स लगे इनका डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो जो भी आपके बिजनेस में कॉस्ट लग रहा है आप सबसे पहले उसको 3 एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हो, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तीनों का 2-2 पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट हो गया ओवरहेड्स। यहां तक बेसिक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग बात जो पढ़ेंगे वो है मटेरियल्स के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल व्हिच कैन बी आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट, which can be identified in the product and can be conveniently measured and directly charged to the product। दो चीज बोल रहे हैं, पहला which can be identified, प्रोडक्ट को देख के, सर्विस को देख के बता दोगे ये खर्चा तो लगा ही होगा। दूसरा which can be conveniently measured, जिसको मेजर किया जा सकता है। अगर चिंदी सा कोई खर्चा लग रहा है जो ट्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट के साथ, उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में ही ले जाते हैं। जैसे इस शर्ट को बनाने में थ्रेड लगा होगा, अब थ्रेड लगा है ये मुझे पता है बट वो थ्रेड का जो कॉस्ट होगा ये शर्ट की टोटल कॉस्ट का मतलब कोई पार्ट ही नहीं है, तो वो थ्रेड का कॉस्ट मैं डायरेक्ट मटेरियल में नहीं लेता हूं, मैं इनडायरेक्ट मटेरियल में लेके चला जाता हूं। नीडल्स लगा होगा बनाने के लिए, ये मेरे को पता है बट इसका जो कॉस्ट होगा दैट इज इररिलेवेंट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द शर्ट, तो वो इनडायरेक्ट में ले जाता हूं। आगे चलते हैं। Thus direct these materials directly enter into the production and form the part of finished goods।
फॉर एग्जाम्पल टिम्बर इन फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर को बनाने के लिए जो टिम्बर मतलब लकड़ी लगेगा। फिर क्लोथ इन ड्रेस मेकिंग, ड्रेस को बनाने के लिए क्लोथ जो लगेगा। ब्रिक्स इन बिल्डिंग अ हाउस, हाउस को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सीमेंट बाली पत्थर लगेगा, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। आगे, ऑल रॉ मटेरियल्स फॉलोइंग आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल, ऑल रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लग रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दूसरा, मटेरियल स्पेसिफिकली परचेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, process or order like glue for book binding, starch powder for dressing yarn। ग्लू फॉर बुक बाइंडिंग, आप देख रहे हो बुक, मान लो एक बुक बनाई मैंने, अब इस बुक को बनाने के लिए क्या क्या खर्चा लगा होगा सर? पेपर का खर्चा, जो आपने कवर बनाया उसका खर्चा, कवर के ऊपर डिजाइन किया उसका खर्चा, प्रिंटिंग कराई उसका खर्चा, ये सबको याद रहता है। अब जो बुक बाइंड करने के लिए ग्लू लगा है, वो भी तो ग्लू बिना बुक बाइंड नहीं होगा, तो जो बुक तुमको इंटैक्ट मिल रही है, ग्लू भी एक पार्ट ऑफ खर्चा है। तो ये उस बुक को बाइंड करने के लिए या उस बुक को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट खर्चा है, ये उस बुक को बनाने के लिए पर्टिकुलरली डायरेक्टली रिलेटेड खर्चा है। नेक्स्ट, पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड, उस गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स में फिट करने के लिए कुछ पार्ट्स या कंपोनेंट जो हमने परचेज किए, ये सब रॉ मटेरियल ही चल रहा है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल मतलब जिसके बिना वो प्रोडक्ट आप आगे डिलीवर नहीं कर सकते हो, जिसके बिना वो प्रोडक्ट ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वो हो गया प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। जैसे इस सैनिटाइजर की बोतल में ये बोतल जो है, ये प्राइमरी पैकिंग हो गई। अगर मैं सैनिटाइजर ऐसे आपको दे दूं, लीजिए सैनिटाइजर ले लीजिए, लगा लीजिए, ऐसे तो चलेगा नहीं सर, बोतल में देंगे तभी तो हम इसको स्टोर करेंगे, रखेंगे, यूज करेंगे, तो ये जो हो गया ये प्राइमरी पैकिंग। तो रॉ मटेरियल का खर्चा, पार्ट्स और कंपोनेंट जो हमको प्रोडक्शन में लगेगा, जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में जाएगा, ट्रेस होगा। उसके बाद तीसरा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, ये सारे डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम्स क्लियर दैट इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल व्हिच cannot be classified as direct material. Example of indirect material, consumables like cotton waste, lubricants, broom, rags, cleaning materials, material for repair maintenance of fixed asset, high speed diesel used in power generator, etc. Classification of materials into direct and indirect facilitates material control. मटेरियल को कंट्रोल, कितना कौन सा मटेरियल आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्शन को इजीली रन कर सके, ये कंट्रोल करने के लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेग्रीगेशन जरूरी है। डायरेक्ट मटेरियल का हम अच्छा खासा क्वांटिटी स्टोर करेंगे ताकि प्रोडक्शन कभी रुके नहीं, इनडायरेक्ट भी स्टोर करेंगे बट उतना करने का जरूरत नहीं है, ये मेरे को पता है, टाइम टू टाइम यूज करना है, उतना ही मेरे को रखना है। डायरेक्ट मटेरियल आर यूजुअली हाई वैल्यू आइटम्स एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मटेरियल एंड नीड strict control and critical analysis for reducing their cost. On the other hand, simple control technique are sufficient in case of indirect material being low value items. तो direct material are normally high value items, उनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखना पड़ता है, उनके ऊपर ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है अगर हमें कॉस्ट रिडक्शन करना है। इनडायरेक्ट मटेरियल लो वैल्यू आइटम, अगर उस पर नॉर्मल कॉस्ट कंट्रोल का काम करोगे, नॉर्मल उस पर वॉच रखोगे तो ही हो जाएगा। हाँ, उसका भी वेस्टेज पसंद नहीं है, मारवाड़ी आदमी गुड्स प्रो सर्विस कुछ भी प्रोड्यूस करे, वेस्टेज 1 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में ये नहीं बोल रहा हूं वेस्टेज हो, किसी में भी वेस्टेज ना हो, बट कंट्रोल डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर ज्यादा, इनडायरेक्ट के ऊपर कम। However, in some cases, though the material is a part of finished product, बहुत important, yet it is not treated as direct material. For example, sewing thread in dress making, nails in furniture making. Nails मतलब समझते हो, जो कांटी फर्नीचर बनाते समय जो कांटी ठोका जाता है, though that is an important part or that can be traced directly with the product, but इसको हम लोग direct expense नहीं मानते क्योंकि इतनी कम वैल्यू का है या इसको conveniently measure नहीं किया जा सकता। This is because they are used in comparatively small quantities and it will be futile elaboration to make analysis of them for the purpose of direct charge. Such materials are treated as indirect materials. पहले बताइए बात क्लियर है क्या? तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या बोला? रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली लगेगा, यूज होगा, प्रोडक्ट का पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, डायरेक्ट मटेरियल। इनको छोड़ के जो दूसरे हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। कुछ डायरेक्ट मटेरियल भी इनडायरेक्ट हम लोग ट्रीट कर लेते हैं because of their low value या because they cannot be conveniently measured. Done है? आगे direct labor. Direct labor is all labor expended in altering the construction, composition, conformation or condition of the product. Product को बनाने के लिए जो आदमी है. In other words, it is that labor which can be conveniently identified or attributed wholly to a particular job, product, process.
आगे, wages of such labor are known as direct wages. Thus it includes payment made to following groups of labor: labor engaged in actual production, labor engaged in aiding the manufacture by way of supervision, maintenance, tool setting, transportation of material. ये वो हो गए जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है. ये हो गया सबसे पहले जो नंबर 1 जो बना रहा है. नंबर 2 जो बनाने के प्रोसेस में एकदम डायरेक्टली लेबर जो लेके आ रहा है सामान रॉ मटेरियल का, वो प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट हो गया. आगे, इंस्पेक्टर एनालिस्ट स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर सच प्रोडक्शन. ठीक है, अगर स्पेशली कोई आदमी लगेगा जो डायरेक्टली उस पर चार्ज किया जा सकता है, उसको भी इंक्लूड करेंगे. वेजेस पेड टू सुपरवाइजर इंस्पेक्टर दो नॉट डायरेक्ट लेबर कैन बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर इफ दे आर डायरेक्टली engaged on specific product or process and the hour they spend on it can be directly measured without much of an effort. ये जो सुपरवाइजर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, एनालिस्ट हो गए, नॉर्मली दे आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर, बट इनको डायरेक्ट लेबर भी बना जा सकता है अगर कितना समय दे रहे हैं, कितना इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो कन्वीनियंटली मेजर किया जा सके. डायरेक्ट खर्चा होने के लिए दो चीज, ट्रेसेबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, नंबर 2 कन्वीनियंट मेजरमेंट होना चाहिए. अगर इजीली मेजर नहीं हो रहा है तो उसको डायरेक्ट खर्चा नहीं बोलेंगे. आगे, सिमिलरली वेयर द कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट लाइक वेजेस ऑफ ट्रेनी अप्रेंटिस, देयर लेबर दो डायरेक्टली स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट लेबर. अगर बहुत ही छोटा अमाउंट है खर्चा विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर द प्रोडक्ट, तो उस खर्चे को हम लोग इनडायरेक्ट मान के सेग्रीगेट कर देंगे. नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंस. ऑल एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर hence directly charged to the center are known as direct expenses. In other words, all expenses other than direct and indirect, direct material and direct labor incurred specifically for a particular product job department are direct expenses. These are directly charged to the product. Example of such expenses: royalty, excise duty, higher charges of specific plant and equipment, cost of any experimental work carried out specially for a particular job, traveling expense incurred in connection with a particular contract or job. ये सारे खर्चे जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब, ऑर्डर से रिलेटेड है, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे. तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये खर्चा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करने के लिए, समझने के लिए. सिर्फ एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कैरेज इनवर्ड ले लेना, रॉयल्टी ले लेना, ऐसे समझना पॉसिबल नहीं है. आपको चेक करना पड़ेगा क्या इस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ये खर्चा नेसेसरी है, डायरेक्टली रिलेटेड है, अट्रीब्यूटेबल है. अगर है तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के चार्ज करूंगा, नहीं तो इनडायरेक्ट बोल के चार्ज करूंगा. ओवरहेड्स. ओवरहेड्स में बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड सच अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सर्विस एज कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी चार्ज्ड डायरेक्ट टू द स्पेसिफिक यूनिट. Thus overhead are all expenses other than direct expenses. In general terms, overhead comprises all expense incurred for in connection with general organization of the whole or the part of the undertaking. इसमें क्या क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च डेवलपमेंट ओवरहेड्स. ओवरहेड वो खर्चे हो गए जो कॉस्ट के प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए, बेचने के लिए जरूरी है, वो सारे खर्चे हो गए ओवरहेड्स. एक बात बताऊं, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स खर्चे का समझना है, डिफरेंस कहां आपको देखने को मिल सकता है. एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं. बड़ा बाजार में बिकने वाला सामान और वही सेम सामान जब मॉल में बिकता है, दोनों के प्राइस में फर्क होता है, हाँ या ना? फर्क होता है. बट तुमको पता है दोनों को बनाने के लिए जो टेक्निक, जो मटेरियल, जो लेबर यूज हुआ होगा वो सेम है. मान लो, एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक दुकान है, ठीक है. वो दुकान बड़ा बाजार में अपना एक, मान लो बेचता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स 10 रुपए में. वही जब मॉल में अपना दुकान खोलता है तो उसका दाम हो जाता है 20 रुपया. ऐसा क्यों? सर मॉल में जो लोग आते हैं वो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग सर पैसा ज्यादा देते हैं इसीलिए उनको ठग लेते हैं. आंसर इज नो रेट. ठगने का बात इज डिफरेंट. जब वो बड़े बाजार में काम कर रहा है, इसके ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम है. छोटी सी दुकान में काम हो जाता है, सारा काम एक ही जगह पर हो जाता है, कन्वीनियंटली लेबर सस्ता मिल जाता है, चीप मिल जाता है, खुद ही बैठ के माल बेच लेते हैं तो सस्ते दाम में प्रोडक्ट सल्टा सकते हैं, कम मार्जिन रख के प्रोडक्ट बेच देते हैं. बट जब मॉल में बेचते हैं तो बड़ा इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा रेंट, लोगों को रखो, कपड़े पहनाओ अच्छे अच्छे ताकि लोग आए तो दिखे, हर टाइम अपने जो भी अपना शॉप है उसको सजा के रखो. ये बहुत सारे ओवर
ओवरहेड्स खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। ये एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चे नहीं है, बना तो प्रोडक्ट उसी दाम पे है, बट बनाने के बाद जो बिजनेस को चालू रखने के लिए दूसरे खर्चे लग रहे हैं, ये सारे खर्चे भी तो बेचारा वो मार्जिन में कवर करेगा, तो उसकी जीपी मार्जिन वो हाई रखता है ताकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को वो कवर कर सके। यही डिफरेंस है एक डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। हम लोग बोलते हैं जिसके इनडायरेक्ट खर्चे जितने कम होंगे वो अपना कम दाम में अच्छे से माल बेच सकेगा। हाँ, मार्केट लीडर वो होगा जो डायरेक्ट एक्सपेंस में भी कटौती कर सके, बट अगर आपके इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्सपेंसेस, वो आप कंट्रोल करो तो आप अपनी सर्विसेज को कम प्राइस में प्रोवाइड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। डन है बात। ये हमने सीखा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एक बार ये डायग्राम को अच्छे से पढ़ लो। 3 मेन एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तीनों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सारे डायरेक्ट हो गए प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट हो गया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अलग अलग टाइप के ओवरहेड्स हो सकते हैं। डन है क्या बात। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना कॉस्ट शीट बनाना चालू कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पूरा चीज को पढ़ लो, दिमाग में जचा लो, फिर तो सम्स करते करते हम लोग और क्लियर करेंगे ही। बेसिक आइडिया मैंने आपको अच्छे से दे दी है, आप इसको एक बार रीड कर लो ताकि आप नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देख सको। डन, बाय बाय।